आज की इस मुलाकात में हम सीखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, देन आफ्टर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने जो वर्ड्स है क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बायोडिग्रेडेबल, अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। तो डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को आसानी से नष्ट किया जा सके, आसानी से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेबल। मतलब कि डिग्रेड करना इन द सेंस किसी चीज़ को बर्बाद करना, नष्ट करना, उसको बोलते हैं डिग्रेड करना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब किसी चीज़ को बायोलॉजिकल तरीके से डिग्रेड करना, बर्बाद करना, उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे पॉलीमर्स को बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहेंगे। तो देखो सबसे पहले डिग्रेडेबल का मतलब हो गया किसी चीज़ को बर्बाद करना, तबाह करना या नष्ट करना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया बायोलॉजिकल तरीके से उसको डिग्रेड करना। अब यहाँ डेफिनेशंस क्या होगी, अब इसको समझो। हम यहाँ पर डेफिनेशंस क्या लिखेंगे, तो आपसे पूछता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि द डिग्रेडेशंस और वी कैन से decompositions किसका, डिग्रेडेशंस ऑफ पॉलीमर। हमने किसी भी पॉलीमर्स का बर्बाद होना, कैसे बर्बाद होगा, बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर क्या ले सकते हो, यहाँ पर फंगी एंड बैक्टीरिया और वी कैन से और एंजाइमेटिक एक्शंस, मतलब कि एंजाइम्स के एक्शंस के थ्रू भी किसी पॉलीमर्स का डिग्रेड होना, किसी पॉलीमर्स का नष्ट होना, या यूँ कह सकते किसी पॉलीमर्स का बर्बाद होना। हमने कि एंजाइमेटिक एक्शंस, क्या समझ में आया, मैंने क्या बोला, किसी भी पॉलीमर्स का डिग्रेड होना या डिकम्पोज होना, इन द सेंस बर्बाद होना, बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंगी, या हम लोग इसको फंगाई भी कहते हैं, तो वो चॉइस आपकी है, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं। आप चाहे फंगी कह दें या फिर फंगाई कह दें, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर हमारा फंगी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर किसी भी कोई एंजाइम हो सकता है। जब किसी पॉलीमर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, या तो एंजाइम्स का इस्तेमाल करके या फिर बैक्टीरिया या फंगी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करके उस पॉलीमर्स को जब हम लोग नष्ट कर रहे होते हैं, तो इस टाइप के पॉलीमर्स को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ऐसा पॉलीमर तो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू उसको बर्बाद किया जा सके, इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बोला, डिग्रेडेशंस ऑफ पॉलीमर्स बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइमेटिक एक्शंस आर known as, अब तो पता ही क्या लिखना है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये बात तो समझ में आ गई ना। तो दो चीज़ें बताई, पहला तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरा एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू पॉलीमर्स का, किसका, पॉलीमर्स का डिग्रेड होना। डिग्रेड का मतलब तो समझ में आ गया ना सर, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे पॉलीमर्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू अगर वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारे नेचर्स के लिए तो अच्छे हो गए, मतलब कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं।
इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए तो अच्छे हैं, पॉल्यूशंस कॉज नहीं करेंगे। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल का पॉलीमर्स का मतलब कि जो कि हम आसानी से वो डिग्रेड नहीं हो पाएंगे, लंबे समय तक ऐसे ही क्या करेंगे, एज इट इज़ रहेंगे। तो ये क्या यहाँ पर क्या होता है, ये जो होते हैं इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, इनको आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है। इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का आज के समय में कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अधिकतर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट चीज़ों को बढ़ावा किसको मिल रहा, बायोडिग्रेडेबल। क्यों? क्योंकि इससे पॉल्यूशन से हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशंस में आपकी इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए कि आप इन्वायरमेंट के प्रति इतना अवेयर है नहीं कि नहीं है या नहीं है, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है कि आप इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो या नहीं हो। इस वजह से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो आपकी अवेयरनेस चेक करना चाहते हैं टूवर्ड्स इन्वायरमेंट। समझ में आई बात है? तो ये जो होते हैं हमारे पास, ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो ये इन्वायरमेंट के लिए क्या है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये इको फ्रेंडली। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पॉल्यूशंस कॉज नहीं करते हैं सर, ये पॉल्यूशंस कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। बात करते हैं अगर यहाँ पर दूसरी सबसे मज़ेदार बात है, हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो आती है यहाँ पर एक नेचुरल बायोपॉलीमर्स, नेचुरल बायोपॉलीमर्स, नेचुरल बायोपॉलीमर्स मतलब कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचुरली ऑब्टेन्ड करे जा रहे हैं और उसको नेचुरली ही डिग्रेड हो जाते हैं। हमने कि उसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे, एक ऐसा भी पॉलीमर्स हम इंसान बनाएंगे, एक हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हो रहा है जो कि अपने मतलब कि एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एक हम इंसान ही ऐसे पॉलीमर्स की डेवलपमेंट करेंगे या फिर उसकी फॉर्मेशंस करेंगे जो कि आसानी से डिग्रेड हो जाए। तो वो जो पॉलीमर्स होगा वो क्या कहेगा, जो ऐसे पॉलीमर्स होंगे हम लोग उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, जो हम इंसान बनाएंगे ऐसे पॉलीमर्स सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और ऐसा पॉलीमर जो कि नेचुरली ऑब्टेन्ड हो तो उसे कहेंगे नेचुरल बायोपॉलीमर्स। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करोगे तो यहाँ पर प्रोटीन्स आएंगे, प्रोटीन्स। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड के। प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं किसके, अल्फ़ा अमीनो एसिड के, अल्फ़ा अमीनो एसिड के। दूसरी एग्जांपल की बात कर ले तो सर यहाँ पर स्टार्च आते हैं, स्टार्च आते हैं, इसी में सेल्यूलोज आएगा, सेल्यूलोज आएगा। पॉलीसेकेराइड की बात कर लोगे तो पॉलीसेकेराइड भी आ जाएगा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स भी आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और भी बातें करोगे तो इसी में आ जाएगा मेरे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो ये कुछ फेमस एग्जांपल थे। ठीक, ये क्या था मेरे पास, ये बायोपॉलीमर्स है। ठीक है, ये बायोपॉलीमर्स है। अब दूसरी एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो ये तो पॉलीमर तो लगा लोगे ना। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब समझो हमने क्या बोला कि सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में क्या आएंगे, दो बेहद ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। पहला तो PHBV, PHBV
HBV और दूसरा नायलॉन 2 नायलॉन 6। ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ना कहकर कहेंगे महा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला तो नेचुरल बायोपॉलीमर समझ में आ गए कि ऐसे पॉलीमर्स जो कि नेचुरली डिग्रेड भी हो जाएंगे और नेचुरली ऑब्टेन भी किए जाते हैं। और यहाँ पर हम इंसानों ने ऐसे पॉलीमर्स की फॉर्मेशंस करी जो कि एंजाइमेटिक एक्शंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिग्रेड हो जाएं और वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो, पॉल्यूशंस कॉज ना करें, ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से रिसाइकलिंग भी कर सकें। तो ऐसे पॉलीमर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि PHBV के हमें मोनोमर पूछता है और इसमें इससे बनने वाला जो हमारे पास पॉलीमर्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछता है, तो उसको जानेंगे। तो चलो जानना स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास नायलॉन 2 और नायलॉन 6 है। तो अब बात करेंगे पहले हम लोग PHBV की। अब सबसे पहला तो इसका इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो गया, इसका नाम ही लोगों को याद ही नहीं रह पाते हैं। मतलब कि PHBV का जो पूरा नाम है लोगों को यही नहीं याद रहते हैं। अगर याद कर लेते हो तो दैट्स गुड, नहीं याद कर पाते हो तो फिर दिमाग तो लगा ही लोगे, क्योंकि एक बार तुम्हें बताना चाहूँगा जरूर कि नाम तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो PHBV का नाम जानते हैं। तो ये PHBV इतना बड़ा नाम पड़ा कैसे? तो पहला तो नाम बहुत बड़ा है। तो PHBV का जो पूरा नाम है वो क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये होता है। फिर उसके देखो पहले मैंने कहा पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, फिर को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। याद रहे क्या है? वेलरेट कहाँ से आया है? वेलेरिक एसिड से। वेलरेट ये पूरा नाम है सर किसका? PHBV का। देखो P फॉर पॉली, H का मतलब हाइड्रोक्सी और यहाँ पर B का मतलब ब्यूटाइरेट और V का मतलब वेलरेट, क्योंकि हाइड्रोक्सी देखो यहाँ भी था, यहाँ भी हाइड्रोक्सी, दोनों हाइड्रोक्सी को उन्होंने केवल एक H से रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ पर ब्यूटाइरेट का B और यहाँ पर वेलरेट का V हो गया। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अगर इतना नहीं बोल सकते हो तो यहाँ पर इतना तो याद ही रहेगा, हाइड्रोक्सी यहाँ पर ब्यूटाइरेट है, हाइड्रोक्सी यहाँ भी है, एक जगह पर क्या है? ब्यूटाइरेट है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है और दूसरी जगह पर हाइड्रोक्सी वेलरेट है। तो ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट ये पूरा नाम है। अब बात करते हैं इसकी मोनोमर की। तो मोनोमर इसी नाम में ही छुपा है, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनो। अब यहाँ पर देखो ये जो है ना हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, अब इसका ये मतलब हुआ कि इसको बीटा क्यों बोलते हैं अभी तो समझ भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ब्यूटायरिक एसिड होता है। ब्यूटायरिक एसिड मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड को ही ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। और उस ब्यूटेनोइक एसिड में बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब कि OH है। अब ये क्या मतलब हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि देखो ये रहा मेरे पास CH3, फिर यहाँ रहा CH, फिर उसके बाद रहेगा CH2, फिर यहाँ पर रहेगा COOH। क्या रहेगा सर? यहाँ पर रहेगा COO, यहाँ पर H। आपको पता है ये मेरा पास फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन से नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा पोजीशंस पर हाइड्रोक्सी है, तो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो ये कार्बन तो देखो अल्फा होता है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे नेक्स्ट कार्बन अल्फा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्योंकि 4 कार्बन थे। तो ये जो होगा इसको अगर नेमिंग करोगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3, ये हो जाएगा 4, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, COOH के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, तो ये होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर यहाँ पर क्या था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्यों आया ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर इसका दूसरा मोनोमर क्या होता है। दूसरा जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, देखो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट है। अब ये जो वैलेरेट है वैलेरिक एसिड के लिए इस्तेमाल करा, और वैलेरिक एसिड पेंटेनोइक एसिड को ही कहते हैं। वैलेरिक एसिड पेंटेनोइक एसिड को हम लोग वैलेरिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो कहीं भी लिखना लिख लो, पेंटेनोइक एसिड को वैलेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब उसी वैलेरिक एसिड में बीटा पोजीशंस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप की अटैचमेंट हुई है। अब वो कैसे, तो पहले तो 5 कार्बन की भैया चेन बना लो, CH3, यहाँ पर CH3 करेंगे, फिर उसके बाद CH2, फिर यहाँ पर CH, फिर उसके बाद CH2, फिर COOH। ये क्या है सर, ये है पेंटेनोइक एसिड। अब इसी पेंटेनोइक एसिड में बीटा पोजीशंस या यूँ कह दो तीसरे कार्बन पर, ठीक है, तीसरे कार्बन पर क्या लगाना है मुझे हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर 1 2, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यही है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर चिपका देना है OH, यहाँ पे क्या चिपकाना OH, नाम रखोगे तो क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी क्या होगा पेंटेनोइक एसिड, समझ में आ रहा, पेंटेनोइक एसिड। अब इसी पेंटेनोइक एसिड को ही वैलेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, वैलेरिक एसिड। किसको मैंने बताया, इस पेंटेनोइक एसिड को वैलेरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, अब तो बेहद आसान है। आसान क्यों हो गया, यहाँ पर पहले समझो कि यहाँ पर देखो जो मेरे पास मज़े की बात है ये चीज़ें, पहले तो ये पूरी चीज़ जान गई, यहाँ तो नंबरिंग कर रखा है, ठीक है। अब मज़े की बात सुना, आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास OH है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब भी मेरे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और एल्कोहलिक ग्रुप हो, मतलब कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो डैम श्योर यार यहाँ पर एस्टरीफिकेशंस होते हैं। एस्टरीफिकेशंस हो रहा होता है जब मेरे पास कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप हो रहा होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तब। अब होता क्या, वहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशंस होता है। अब एलिमिनेशंस में क्या होता है कि जो मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH यहाँ से रिलीज़ होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका OH रिलीज़ होता है, और जो मेरे पास एल्कोहल होता है एल्कोहल का H रिलीज़ होता है, एल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH। मैंने क्या बताया, एल्कोहल का H कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, फिर से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एल्कोहल का क्या जाएगा यहाँ से, एल्कोहल का यहाँ से जाएगा H। अब इसको लिखोगे कैसे, अगर इसको ना अच्छे से देखना चाहते हो ना एक बार, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं समझा दूँ आपको, यहाँ समझो, यहाँ पर करते कैसे हैं। अब इस पार्ट को समझने के लिए पहले आपको ऐसे समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पर करते क्या, CH3 को यहाँ ऐसे रख दे, CH ऐसे रहेगा, यहाँ पर इस CH3 को ऐसे रख रहा हूँ मैं, ठीक, और इस OH को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक, समझ में है।
सिमिलरली यहाँ पर मैं करूँगा CH2, इस OH को मैं यहाँ कर रहा हूँ, CH3 को नीचे कर दे रहा हूँ, CH2 हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ पर CO डबल OH जो है इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ और यहाँ से OH हो जाएगा। और इस पूरे पार्ट का मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है इसको, इस कार्बन को, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन की इधर मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ ना यार, यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं। अब अगर ऐसा लिखोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ पर इस हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के थ्रू क्या कनेक्टेड है, CH2 फिर CH3 यहाँ पर कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी कार्बन से हमने कहा कि यहाँ से दो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और यहाँ पर अल्कोहल का H, तो यहाँ पर अल्कोहल के OH को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं OH अल्कोहल का OH लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला हाइड्रोजन को यहीं चिपका रहने दो, इस वाले हाइड्रोजन को यहीं चिपका रहने दो जो कि यहाँ पे था। बाकी यहाँ वाले पार्ट को क्या करोगे, CH2 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा और उधर की साइड OH हो जाएगा। अब आपको क्या पता चलता है कि जब आप इन दोनों को पास लेकर आओगे तो क्या होगा कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और यहाँ पर अल्कोहल का H वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर से यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हमारे पास OH ग्रुप चला जाएगा, फिर से इधर की साइड भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास एल्कोहल है, देखो यहाँ पर एल्कोहल है, ये देखो ना OH, एल्कोहल केवल H जाएगा। ये बात समझ में आया, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब भी आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और एल्कोहल का H एलिमिनेट हो जाएगा। आफ्टर एलिमिनेशन क्या मिलेगा आपको यहाँ देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो मैंने समझा दिया, अब इस वाले पार्ट को मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर दिख रहा है आपको तो यहाँ पर चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर होगी, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का N मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के निकल जाएंगे और होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा O, देखो यहाँ पर ये रहा था ऑक्सीजन्स, ठीक ध्यान से देखना, यहाँ पर है ऑक्सीजन्स, ये ऑक्सीजन के यहाँ पर रखोगे, फिर से यहाँ पर देखो क्या है CH रहेगा, इधर क्या है CH3, ये रहेगा CH3, फिर यहाँ पर क्या रहेगा CH2, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को आप इसको नीचे भी दिखा सकते हो, ऊपर भी दिखा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर से यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान से देखना, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया तो एक ऑक्सीजन तो बचेगा, इसको आपस में ऐसे कनेक्ट करा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा फिर से क्या CH और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, नीचे क्या था CH2 CH3, तो इस CH2 CH3 को ऐसे लिख के दिखा दो, CH2 और इस CH2 से क्या कनेक्टेड है CH3। आप ऐसे सीधे भी लिख कर दिखा सकते हो, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन आफ्टर यहाँ पर देखो क्या आएगा CH2 फिर से क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, इधर की साइड भी मेरे पास क्या आएगा, देखो यहाँ से OH जा चुका है तो एक वैलेंसी इधर फ्री है और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री है। अब एक मज़े की बात, अब यहाँ दोनों साइड एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पर पैक कर दो इनको। अब इसके बाद एक मज़े की बात क्या हुआ, हमने बताया कि ये जो हुआ यहाँ पर तो पॉलीमेराइजेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर पॉलीमेराइजेशन हुआ, मगर यहाँ पर पॉलीमेराइजेशन के थ्रू यहाँ पर वाटर्स के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ। जब किसी मोनोमर्स को आपस में ले रहे हो, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स का आपस में क्या कर, देखो ये अलग टाइप का मोनोमर था, ये अलग टाइप का मोनोमर था, दोनों मोनोमर्स आपस में कंबाइन हुए और जब ये कंबाइन हुए तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ। इस स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशंस के बाद एक पॉलीमर बना। जब किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशंस के बाद जो पॉलीमर्स बन रहा होता है तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग क्या कह रहे होते, कंडेंसेशंस पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो PHBV ये तो बन गया मेरे पास PHBV बन गया। अब ये जो PHBV है
इसकी पहली खासियत पेपर में पहला क्वेश्चन कि किस टाइप का पॉलीमर, तो सर ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब कंडेंसेशन पॉलीमर क्यों बोला ये तो समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन हुए और उनके कॉम्बिनेशन से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशंस हुआ, और जब किसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशंस के बाद जो पॉलीमर्स बन रहा होता है उस टाइप के पॉलीमर्स को क्या कहते हैं, कंडेंसेशंस पॉलीमर कहते हैं। अब दूसरी मजे की बात, अब यहाँ पर क्योंकि इस पॉलीमराइजेशंस में इस पॉलीमर्स में दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन कर रहे थे, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स कंबाइंस विथ ईच अदर्स, और यहाँ पर कंबाइन करने के बाद जब एक हमारे पास एक न्यू पॉलीमर्स की फॉर्मेशंस करते हैं तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग बोलते हैं कोपॉलीमर। तो ये PHBV जो है एक कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब कभी भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में कंबाइन करके पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करें, सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज व्हाट, कोपॉलीमर्स, या कोपॉलीमर को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोपॉलीमर, कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। दूसरी बेहद ही इंपॉर्टेंट, जब कभी भी इस टाइप की बॉन्डिंग दिख जाए C डबल बॉन्ड और ये O, तब हमेशा इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं, एस्टर लिंकेज। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और अल्कोहल्स हो, जब इनका क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन किसके प्रेजेंस में होता है, एस्टरिफिकेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ पर जब एल्कोहल्स होते हैं तो यहाँ पर हो रहा है एस्टरिफिकेशन। तो जब भी एस्टरिफिकेशन होगा तो डैम श्योर यार एस्टर लिंकेज तो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर लिंकेज। जब किसी भी पॉलीमर में एस्टर लिंकेज होता है तो उस पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीएस्टर कहते हैं। तो ये था एस्टर लिंकेज, ये था एस्टर लिंकेज। अब क्योंकि इस पॉलीमर में एस्टर लिंकेज है, इस वजह से जो PHBV है इसको हम लोग पॉलीएस्टर भी कहते हैं, पॉलीएस्टर भी कहते हैं। ये बात समझ में आई। तो PHBV एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, एक कोपॉलीमर है, एक पॉलीएस्टर है। ये बात क्लियर हो गई, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब दूसरी मजे की बात, इसका जो PHBV का जो यूज़ करा जाता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं पैकेजिंग के लिए, क्योंकि भाई वहाँ पर पैकेजिंग क्या, ऐसा तो नहीं पैकेजिंग क्यों कर रहे होंगे, पैकेजिंग करने से जिस चीज़ में पैकेजिंग कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ भी फेंक रहे होंगे चीज़ों को वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आखिर जो हम लोग प्लास्टिक्स की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इजीली डिस्ट्रॉयबल नहीं होती हैं, आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे पैकेजिंग हमारे पास चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे जो कि आसानी से अगर उसको फेंक रहे होंगे तो डिस्ट्रॉय कर सकें, तो पैकेजिंग में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, मतलब कि हड्डियों से संबंधित जो डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करा जाता है। ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है हड्डियों से संबंधित, बोन से संबंधित जो चीज़ें होती है, डिवाइसेस होती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करा जाता है। दो चीज़ें, पहला तो इसका पैकेजिंग में, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, मतलब हड्डियों से संबंधित जो हमारे पास यंत्र होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करा जाता है। किसका, PHBV का। तो आई होप कि ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, ठीक है। अब दूसरी मजे की बात कि ये जो होता है कि ब्यूटेनोइक एसिड जो होता है इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस, ठीक है, मतलब कि ये हार्ड बनाता है। और ये जो होता है पेंटोनोइक एसिड, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, पॉलीमर्स को, ठीक है, ये दिमाग में रखना। ये जो ब्यूटेनोइक एसिड स्टिफनेस प्रोवाइड करता है और ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था पूरी बातें PHBV के बारे में। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी मज़े की बात, अगर आपको लगता है कुछ और मज़े की बात, तो यहाँ पर पहली बात तो ये जाने कि ये जो एक पॉलीएस्टर है,
अब ये जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भैया ये जो आपने PHBV बनाया ये हम इंसानों ने बनाए हैं, ये हम इंसानों ने बनाए हैं। तो जब हम इंसानों ने बनाया तो इसको क्या बोलोगे हम लोग, हम इसे बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये भैया जो ये है ये एक बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर है। ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर है। इतनी बात क्लियर हो गई सर। यहाँ पर मैंने क्या बताया, पहले इसको नोट डाउन करो, फिर और कुछ बातें बताते हैं आपको। पहले इतनी बातें नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया सर, आई होप कर लिया होगा। अब दूसरी मजे की बात, आप NCERT खोलोगे तो वहाँ पर आपसे पूछेंगे कि बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर बता दो। अरे भैया ये बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर ही तो है। अब ये जो पॉलिएस्टर एलिफैटिक है, अब एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो रहे होते हैं उसे हम लोग एलिफैटिक बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो PHBV है ये एक क्या है, बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलिएस्टर है। तो लिखना चाहते हो तो लिख लो कि PHBV इज अ बायोडिग्रेडेबल एलिफैटिक पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एस्टर लिंकेज था। आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करना स्टार्ट करते हैं नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6 के बारे में। तो ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास जो एग्जांपल है नायलॉन 2 नायलॉन 6। नायलॉन 2 और नायलॉन 6 एक खुद में एक पॉलीमर, ऐसा नहीं कि दो दो चीज़ें हैं। यहाँ पर नायलॉन 2 और नायलॉन 6 एक पॉलीमर है। और कैसा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और कैसा, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल है। समझ में आया, सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। समझते ना, स्टार्ट करते हैं। बेहद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके मोनोमर्स का याद करना। अब मोनोमर इसके क्या होते हैं इसको समझो। यहाँ पर जो इसके मोनोमर्स होते हैं वो पहला तो ये भैया कि H2, यहाँ पर N, देन आफ्टर यहाँ पर CH2, COOH। ये क्या है हमारे पास, ये है ग्लाइसिन। एसिटिक एसिड याद किया था, CH3COOH क्या होता है, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड। उसके एक हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करना, वहाँ पर NH2 ले जाकर चिपका देना, उसको बोलेंगे ग्लाइसिन। ये जो है ये क्या है, ये ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन, ठीक है ना, है ग्लाइसिन। ये एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर ये इकलौता अमीनो एसिड है जहाँ पर किरल कार्बन कैसे, किरल कार्बन है नहीं है, किरल कार्बन नहीं है। अब किरल कार्बन का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर किरल कार्बन नहीं है, ठीक है, किरल कार्बन नहीं है। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि इसके फ़ायदे क्या है, किरल कार्बन होना ना होना से क्या मेरा ताल्लुक़ है। अगर आपने पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। जब किरल कार्बन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। जब किसी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो तो वहाँ पर होता है किरल कार्बन। जब कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच ना होकर सेम टाइप अगर रिपीट कर जाए कोई वैलेंसी, तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो किरल कार्बन नहीं होता है। जब चारों वैलेंसी डिफरेंट होती हैं तो ऐसे कार्बन को हम लोग किरल कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर किरल कार्बन नहीं है क्योंकि यहाँ पर चारों वैलेंसी सेम नहीं है, ठीक है। मतलब कि चारों वैलेंसी में क्या होता है कि सेम, देखो यहाँ पर एक ही कार्बन से दो दो हाइड्रोजन सेम हाइड्रोजन अटैच हो गए। अगर यही कि चार चार ग्रुप्स अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं चारों कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, किरल कार्बन बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। तो ये आइसोमर पढ़ोगे ना तो वहाँ पर समझ जाओगे। खैर ये छोटी छोटी बातें हैं, बाय द वे कुछ इससे रिलेटेड पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो ग्लाइसिन है एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, इकलौता अल्फ़ा अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है जिसमें किरल कार्बन नहीं होते हैं।
तो ये ग्लाइसिन है, आसानी से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगा। अब यहाँ पर देखो इसके 2 कार्बन हैं, जैसा कि देख सकते हो, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, इसी वजह से यहाँ पर नायलॉन 2 आया है। 2 का मतलब यहाँ पर 2 कार्बन, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। और नायलॉन 6 का मतलब क्या हो गया, कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड सर आपने कहाँ देखा था, कैप्रोइक एसिड हम लोगों ने देखा था कहाँ पर, कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, कैप्रोलैक्टम पढ़ा था, वहाँ पर देखा था सर, ठीक है। तो कैप्रोलैक्टम में देखा था कैप्रोइक एसिड को। अब यहाँ समझना स्टार्ट करते हैं, समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, नायलॉन 6 में कैप्रोइक एसिड होता है। अब कैप्रोइक एसिड क्या होता है, कैप्रोइक एसिड सर बहुत आसान है, CH2 का होल 5 और इधर क्या रहेगा COOH और इधर की साइड क्या रहेगा NH2। तो जब भी NH2 लिख रहे होगे तो कोशिश करो कि हाइड्रोजन को इधर लिखो और नाइट्रोजन को इधर लिखो, कि जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो H2N NH2 ही है, ठीक है। यहाँ भी देखो मैंने ऐसे लिख रखा है, अगर यही H2N इधर रहता तो मैं NH2 ऐसे लिख देता, समझ गए। अब इसकी क्या करानी है, इनकी करानी, पहले इसका नाम बता दें, इसको हम लोग बोलते हैं कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। इसकी आईपैक नेमिंग करोगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1, ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पर आपको पता है कि देखो इसको 1 दोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ तक नंबरिंग ऐसे करोगे 6 कार्बन यहाँ हो जाएंगे। अब 6 कार्बन पे ये वाला पार्ट छूट जाएगा, अब छूटे वाले पार्ट को हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, तो 6 पे अमीनो आएगा, तो इसका जो आईपैक नेम होगा क्या होगा, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि 6 कार्बन है तो हेक्स लगाएंगे, हेक्सेनोइक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई सर, बता दो क्लियर हो गई। इसका नाम क्या करोगे आईपैक नेम, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पे अमीनो है तो 2 अमीनो एथिनोइक एसिड। यहाँ लिख दूँ, कहाँ पर लिखूँ, ठीक है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ये बात क्लियर हो गई सर। मैंने क्या कहा कि जब आपको ग्लाइसिन याद करना तो कैसे याद करोगे, CH3COOH, ये क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है, बता दो इथेनोइक एसिड होता है कि नहीं होता है। अरे भाई इसी को तो एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड सिरके का फॉर्मूला है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा देना, एक हाइड्रोजन को हटा कर NH2 चिपका देना, ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ NH2 चिपका दोगे, एक हाइड्रोजन को हटाना केवल एक को, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा आराम से। अब क्या कराना, अब तो आसान हो गया, कुछ नहीं है, सिंपली करना क्या है सर, यहाँ पर आसान, बेहद आसान है। अब इसको अगर समझाऊँ तो देखो यहाँ पर कैसे समझोगे, यहाँ पर आपको लेना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और यहाँ पर NH2 का केवल एक हाइड्रोजन लेना है। जब एक हाइड्रोजन लोगे फिर से इधर की साइड भी यही करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ध्यान से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का इधर भी OH और NH2 का एक हाइड्रोजन लेकर पानी बनाकर निकाल देना है। जब बनाकर निकालोगे बताओ क्या दिखेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जाएगा, जब एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल NH बचेगा। तो जब NH बचेगा देखो यहाँ पर N, चाहे HN लिख दो, H फिर N, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर यहाँ से CH2, फिर क्या हो जाएगा देखो ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से OH जा चुका है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पर केवल बचा NH, क्योंकि ये और ये OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पर NH बच गया। फिर से यहाँ पर क्या होगा CH2 का होल 5, यहाँ पर क्या रहेगा फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी कार्बन, क्योंकि यहाँ OH जा चुका है तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों साइड इसको विदिन द स्क्वायर ब्रैकेट इसको पैक कर दो। अब मज़े की बात सुनो, मज़े की बात ये है कि ये जो पॉलीमर्स बना, यहाँ पर भी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन हुए। यहाँ पर देखो 6 कार्बन थे, एक यहाँ पर और 5 यहाँ पर, 6 कार्बन थे, इसीलिए नायलॉन 6 आया है,
क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन थे, यहाँ पर 2 कार्बन थे, इसलिए नायलॉन 2 आया है। अब ये जो बना है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट मोनोमर थे, जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर आपस में कंबाइन करके पॉलीमर्स बना रहे होते हैं तो बनने वाले पॉलीमर्स को हम लोग कोपॉलीमर कहते हैं। तो ये जो बना है ये क्या बना है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब ये नायलॉन 2 और नायलॉन 6 कुछ महत्वपूर्ण या यूँ कह दो कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। पहला तो नायलॉन 2 और नायलॉन 6 क्या है, एक कोपॉलीमर है, ऑब्वियसली है, क्योंकि कोपॉलीमर्स कोई पूछे क्यों हैं तो जवाब क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइन कर रहे हैं। कोई पूछे बताओ कौन सा मोनोमर होता तो क्या बताओगे, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड आपस में कंबाइन करते हैं। तो ये हो गया कोपॉलीमर का एग्जाम्पल, कोपॉलीमर का एग्जाम्पल। दूसरी बात और दूसरा कि यहाँ पर देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है कि नहीं गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, याद रहे ये एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन जब भी हो रहा होता तो इस टाइप के पॉलीमर क्या कहते हैं, कंडेंसेशंस पॉलीमर। तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस का या कंडेंसेशन पॉलीमर का। इतनी बात समझ में आई। तो कंडेंसेशन पॉलीमर भी है या फिर यूँ कह दो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, समझ में आया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भैया जिस प्रकार से अभी आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा कि जब हमारे पास C+O और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, इसको एस्टर लिंकेज बोलते हैं। जब किसी पॉलीमर में एस्टर लिंकेज होगा तो इस टाइप के पॉलीमर को पॉलीएस्टर कहते हैं। जब किसी पॉलीमर में एस्टर लिंकेज होगा तो पॉलीएस्टर कहेंगे। जब किसी पॉलीमर में एमाइड लिंकेज होगा, दिस इज व्हाट, एमाइड लिंकेज, C+O NH को हम लोग एमाइड लिंकेज कहते हैं। तो जब किसी पॉलीमर में एमाइड लिंकेज होगा, क्या होगा, एमाइड लिंकेज। जब किसी पॉलीमर में एमाइड लिंकेज होगा तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीएमाइड कहते हैं। तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 एक पॉलीएमाइड है, क्या है, पॉलीएमाइड है। साथ ही साथ ये एक सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक पॉलीएमाइड है या फिर कह सकते हो पॉलीमर है, पॉलीमर है या पॉलीएमाइड है, दो चाहे तो वो कह लो। ये बात समझ में, ये सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है या यूँ कहते पॉलीएमाइड है। जबकि जो PHBV था ये क्या था कि सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर था, वो भी कैसा, एलिफेटिक का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये एलिफेटिक लिखना चाहता तो लिख लो, ये था एलिफेटिक बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीएस्टर। और ये क्या है, एलिफेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड। ठीक है, समझ में आया। तो ये था ओवरऑल एग्जाम्पल्स जो कि हमें समझना था और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई। स्टिल आपको लगता कहीं पर प्रॉब्लम्स है तो यार फील फ्री होकर कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।